तो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। डॉग क्लास हमने बनाया था लास्ट क्लास में, आज हम लोग पर्सन क्लास बना देते हैं। ओके, पर्सन क्लास। पर्सन के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? हिज एज, हिज नेम, ठीक है, ये सब कुछ एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। मेथड्स में क्या हो सकता है? ही कैन वॉक, ही कैन रन, लाइक दिस, ये सब क्या होगा उसका? मेथड्स, ठीक है। क्लास के अंदर आप जनरली जो फंक्शंस लिखते हो उन्हें हम मेथड्स कहते हैं, ठीक है, ये तो पता ही है। तो लेट्स क्रिएट अ क्लास। क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, याद है? क्लास कीवर्ड यूज करके एंड देन द क्लास नेम, लेट्स से the class name is person, and by standard the class name should start with a capital letter, ठीक है। स्मॉल से भी कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर जो फॉलो किया जाता है तरीका है उसमें कैपिटल लेटर्स को प्रेफर करते हैं। कुछ डिफरेंशिएट करके रखो वेरिएबल्स एंड क्लास में, क्योंकि ये क्लास है, काफी चीजों को अपने अंदर समेटेगा, तो थोड़ा हम इसको रिस्पेक्ट देते हैं कैपिटल लेटर से लिख के। ओके, तो क्लास पर्सन। नाउ आई वांट टू ऐड सम एट्रीब्यूट्स। ओके, तो क्या यूज करेंगे? यहाँ पर एक मेथड लिखेंगे, और ये किस टाइप का मेथड होगा? स्पेशल मेथड, इनिट कंस्ट्रक्टर जिसे कहते हैं, ठीक है। स्पेशल इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज इट ऑटोमेटिकली रन्स व्हेन एवर यू वांट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास? ऑफ दिस पर्सन क्लास, ठीक है। इनिट, इनिट में पहला पहला कीवर्ड सेल्फ, ये क्या करता है? ये पॉइंट करता है आपके करंट इंस्टेंस को, ठीक है। सेल्फ विच पॉइंट्स टू द करंट इंस्टेंस। अब बताइए क्या क्या हम दे सकते हैं? नेम दे सकते हैं, इस तरह नेम नहीं, ऐसे दीजिए, एफ नेम फर्स्ट नेम होगा, और लास्ट नेम देंगे उसको। ओके, गुड आफ्टरनून। एज देंगे। लास्ट क्लास में ऐसे ही गायब हुआ था वीडियो, ये आई थी बीच में और मैंने वीडियो पॉज कर दिया, 20 मिनट का वीडियो चला गया था, याद है? एफ नेम, एल नेम, एज, और क्या दिया जा सकता है? अरे नहीं, एट्रीब्यूट में और कुछ सिंपल सा दीजिए, क्वालिफिकेशन नहीं। एफ नेम, एल नेम, एज, हेयर कलर, मैं हूं ना उसके लिए, हेयर कलर। हाँ दे सकते हो, ठीक है, इतना भी बहुत है। अब बताओ यहाँ पर कैसे लिखेंगे? नेम इक्वल्स टू सेल्फ डॉट, सेल्फ डॉट एफ नेम इक्वल्स टू एफ नेम। ये क्या है? ये एट्रीब्यूट नेम बनेगा ऑब्जेक्ट के अंदर, और ये क्या है? पैरामीटर जो आपने ऊपर लिखा हुआ है ना, उसी को आप पास ऑन कर रहे हो, यानी जो वैल्यू आप यूजर पास करेगा एफ नेम में वही वैल्यू यहाँ आ जाएगा, इसलिए ये नाम सेम होना जरूरी है, ठीक है। एफ नेम, फिर सेल्फ डॉट एल नेम इक्वल्स टू एल नेम। लास्ट क्लास में बताया था, ये डिफरेंट हो सकता है, अब ऐसा मत मानना कि एफ नेम दोनों तरफ लिखना है, ये तो सिर्फ नाम है जो आप ऑब्जेक्ट्स में दे रहे हो, ठीक है। सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज। शिव आप भी चाहो तो देखते रहना, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा आपका, अच्छा खासा चल रहा है। हेयर कलर इक्वल्स टू हेयर कलर, जो भी यूजर देगा, लाइक दिस। इनिट कंस्ट्रक्टर आपने क्रिएट कर दिया। अब क्या करो, आप एक ऑब्जेक्ट बना लो, लेट्स से p1 ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू विच क्लास? पर्सन क्लास। और पर्सन में आपने एक स्पेशल मेथड लिखा हुआ है, दैट इज इनिट। इनिट विल ऑटोमेटिकली रन। कोई भी मेथड अगर ऑटोमेटिकली रन हो गया, रन हो गया बस, चाहे ऑटोमेटिकली चाहे यूजर ने कॉल किया हो, तो उसमें आपने जो पैरामीटर्स लिखे हैं उनकी वैल्यूज वो मांगेगा आपसे। और यहाँ पर कितने पैरामीटर्स हैं? 4, तो 4 पैरामीटर्स यानी 4 इनपुट आपसे मांगेगा। अगर आप अभी ऐसे रन करा दोगे तो ये क्या कहेगा? इनिट रिक्वायर्स 4 पोजिशनल आर्गुमेंट्स। देखो 4 मिसिंग पोजिशनल आर्गुमेंट्स, कौन कौन? एफ नेम, एल नेम, एज और हेयर कलर, आपने इनकी वैल्यू नहीं पास किया है, दैट्स व्हाई यू आर सीइंग दिस एरर। अब यहाँ पर इन वैल्यूज को पास करो। फर्स्ट नेम लेट्स से अंकल जी, एंड टॉम जी, अंकल टॉम। एज क्या है इनका? 55, एंड हेयर कलर इज वाइट। ओके, ये हो गया पर्सन p1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। इनके पास अब ये एट्रीब्यूट्स, अभी कोई एरर आएगा? नो एरर। अब आप एक ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट कर लिए हो जिसके पास ये 4 फीचर्स हैं। कौन कौन? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और दिस, ठीक है। अगर आपको इस ऑब्जेक्ट का नाम जानना है तो आपको इस ऑब्जेक्ट ऊपर कॉल करना पड़ेगा इसके एट्रीब्यूट को जो इसके पास है, और एट्रीब्यूट किस नाम से है इसके पास? एफ नेम नाम से। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये पॉपअप हो रहा है, यही 4 एट्रीब्यूट्स हैं जो इस ऑब्जेक्ट के पास हैं अभी।
तो कैसे कॉल करोगे, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फिर एफ नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम चाहिए एफ नेम, P1 में एफ नेम क्या है, अंकल, लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे वैल्यूज निकाल सकते हो, इतना तो हमने देख ही लिया था। हम और मेथड सब ऐड करने जा रहे हैं इसमें, ठीक है। अभी अगर हम इस P1 ऑब्जेक्ट से पूछें कि व्हाट इज योर नेम, तो क्या हमें मिलेगा, वो हमें बताना चाहिए कि माय नेम इज अंकल टॉम, लाइक दिस, ठीक है। वो प्रॉपरली आपको ये डिस्प्ले कराए, सिर्फ अंकल टॉम नहीं, ये आपको प्रॉपरली डिस्प्ले करे माय नेम इज अंकल टॉम, ठीक है। तभी तो आप कहोगे किसी ऑब्जेक्ट को डायनेमिक। ये तो सिर्फ एट्रीब्यूट्स हो गए, आपने उसके फीचर्स को प्रिंट करा लिया। मेथड्स उसे कहेंगे जो कुछ डायनेमिक वर्क भी कर सके, ठीक है। लाइक अगर इलेक्ट्रिक कार है तो उसमें आप एक मीटर नाम का मेथड बना दो विच कैन अपडेट योर मीटर्स, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज कर दे, ऑब्जेक्ट को कुछ चेंज कर सके, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू राइट अ मेथड हियर डेफ, और इसका नाम हम दे दे रहे हैं लेट्स से प्रिंट नेम, ठीक है। और ये हम किसी ऑब्जेक्ट पे कॉल करेंगे, ओके। तो आई नीड टू राइट द सेल्फ हियर। प्रिंट नेम सेल्फ, सेल्फ क्यों लगाया, बिकॉज ये मेथड एक इंस्टेंस मेथड है। इंस्टेंस मेथड होने का मतलब ये है यू कैन कॉल दिस मेथड ऑन योर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अभी देखो कैसे इसमें होगा, जब भी मैं P1 में इस प्रिंट नेम मेथड को कॉल करूंगा ना, तो ये मुझे डिस्प्ले करा के देगा माय नेम इज अंकल टॉम, ठीक है, ऐसे। अब प्रिंट एफ स्ट्रिंग माय नेम इज कर्ली ब्रैकेट अंकल टॉम। अब मैं यहाँ अंकल टॉम तो लिख नहीं दूंगा खुद से, क्योंकि हो सकता है कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया P2, उसका कुछ और नाम है। अब यहाँ पर क्या लिखे बताइए, एफ नेम क्या क्या, अच्छा, यस, सेल्फ डॉट एफ नेम। देखो सेल्फ क्या करता है, ये पॉइंट करता है कि करंट ऑब्जेक्ट कौन है। जब आप P1 पे कॉल करो प्रिंट नेम को, तो वहां P1 ही पास होना चाहिए ना, यानी किसका एफ नेम, P1 का एफ नेम, ठीक है। जब आप P2 पे कॉल करोगे प्रिंट नेम, तो यहाँ SL पे क्या पास होगा, P2, यानी एफ नेम किसका, P2 का। एफ नेम तो P1 के पास भी है, P2 के पास भी है, किस ऑब्जेक्ट का एफ नेम आप चाहते हैं, इसीलिए हम वहां लिख रहे हैं सेल्फ डॉट एफ नेम, यानी जो भी करंट इंस्टेंस होगा उसका एफ नेम। तो आई नीड टू राइट दिस सेल्फ डॉट एफ नेम। अब ये एक वेरिएबल ही है विच इज रिटन इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट को ही हम प्लेस होल्डर कहते हैं। तो आई एम ट्राइंग टू फॉर्मेट माई स्ट्रिंग यूजिंग एफ स्ट्रिंग, ये कॉन्सेप्ट शुरू में आप पढ़े हो क्या होता है, बस इतना यहाँ से हमें प्रिंट कराना है। एंड नाउ रन। अब देखो P1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, अभी तक इसके पास 4 एट्रीब्यूट्स थे, अब एक मेथड भी आ गया है, और मेथड का नाम क्या है, प्रिंट नेम, ठीक है। लेट्स सी P1 डॉट, ये देखो मेथड है, बॉक्स जैसा बन गया, P1 डॉट प्रिंट नेम, कॉल करो। अभी इस मेथड को कोई आर्गुमेंट चाहिए, कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली P1 को पास कर देगा सेल्फ में, ठीक है। तो सेल्फ मतलब P1, यहाँ पर सेल्फ का मतलब P1, तो माय नेम इज P1 डॉट एफ नेम, तो P1 में जो एफ नेम की वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा माय नेम इज अंकल, लाइक दिस। आप दोनों प्रिंट कराना चाहते हो तो यहाँ पर स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है वहां से, प्लस सेल्फ डॉट, हाँ बीच में स्पेस दे दो ना, फॉर्मेट स्ट्रिंग का एक एडवांटेज है, यहाँ पर आप लिख दो सेल्फ डॉट एल नेम, बीच में स्पेस भी आ जाएगा थोड़ा सा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, सही है ना। अब ये मेथड आपको कुछ करके दे रहा है, ठीक है, तो दिस इज अ इंस्टेंस मेथड, समझ रहे हो। अब अगर आप कहो सर अगर हम सेल्फ ना लिखें तो, ऐसा भी हो सकता है ना, तो ये प्लेन मेथड हो जाएगा, इसे हम स्टैटिक मेथड कहते हैं। अभी हमने जो किया है ना इसे कहते हैं इंस्टेंस मेथड, बट लेट्स से हम इसको हटा देते हैं। हाँ लेकिन अब ये कहेगा ना कि एफ नेम क्या है, एल नेम क्या है। अब ये एफ नेम एल नेम को ऐसे थोड़ी समझ रहा है कि ऑब्जेक्ट के अंदर है, उसको क्या पता ऑब्जेक्ट के अंदर है या नहीं। हम तो कुछ बता ही नहीं रहे उसको कि आप P1 का एफ नेम देखो, P1 का एफ एल नेम देखो, हमने तो सिर्फ एफ नेम एल नेम लिखा है। तो वो कहेगा क्या, एफ नेम एंड एल नेम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो जो चीज है वो ऑब्जेक्ट के पास है ना, बाहर नहीं है,
ठीक है। अगर अभी हम रन करते हैं इसको विदाउट सेल्फ तो कुछ ऐसे ही लिखेंगे, एंड सी प्रिंट नेम टेक्स जीरो पोजिशनल आर्गुमेंट बट वन वाज गिवन। पहली चीज तो ये देखो, यहाँ पर कह रहा है एक आर्गुमेंट दिया गया, यहाँ पर हमने तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं दिया। यहाँ पर हो क्या रहा है, हाँ आपने यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर आप कुछ पास ही नहीं कर रहे हो प्रिंट नेम फंक्शन को, फिर ये कैसे जा रहा है, तो यहाँ पर P1 ही वहां पास हो रहा है। ठीक है, अब आपने वहां कुछ सेल्फ लिखा ही नहीं है कुछ रिसीव करने के लिए, तो ये पास क्यों कर रहे हो वहां पर। ठीक है, वहां पर मैं सेल्फ लिखता तब P1 उसमें पास हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपने वहां कुछ लिखा ही नहीं है तो ये P1 वहां किसको पास कर रहे हो। ये कुछ ऐसा ही है कि आपने फंक्शन क्रिएट किया, उसमें पैरामीटर नहीं लिखा लेकिन आर्गुमेंट पास कर दिया, तो यही एरर आएगा ना। ये देखो, इस एरर को देखो, मैं एक बार दिखा देता हूँ फंक्शन में क्या आता है, सेम एरर आएगा। देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर चल रहा है, मेथड जो लिख रहे हो फंक्शन से तो है, फंक्शंस आप पढ़ चुके हो, वही लॉजिक है, बस एक ही डिफरेंस होता है यहाँ पर कि सेल्फ यूज होने लगता है हर जगह, सेल्फ 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 सेल्फ। ठीक है, अब लेट से हमने एबीसी फंक्शन लिखा, इसको कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए, हमने सिर्फ प्रिंट करा दिया कुछ यहाँ से एबीसीडी कुछ भी, एंड हम अब एबीसी को कॉल कर रहे हैं और हमने पास कर दिया इसको वैल्यू लेट से 3 4। अब देखो, देखो आपको इन दोनों एरर्स में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है। देखो दोनों में टाइप एरर आया है, ऊपर भी नीचे भी। इसमें भी कह रहा है जीरो पोजिशन टेक्स जीरो पोजिशनल आर्गुमेंट बट वन वाज गिवन, यहाँ भी कह रहा है प्रिंट नेम टेक्स जीरो पोजिशनल आर्गुमेंट बट वन वाज गिवन। एक ही चीज तो है, तो जो आप पढ़े हो वही चीज यहाँ भी यूज हो रहा है, बस फर्क यहाँ पर इतना है। यहाँ पर ये एरर क्यों कह रहा है, क्योंकि ये P1 पे आपने कॉल किया ना प्रिंट नेम, तो P1 पास हो गया किसको, प्रिंट नेम मेथड में। अब हम वहां सेल्फ इसलिए तो लिखते हैं कि वो सेल्फ कीवर्ड उस ऑब्जेक्ट को रिसीव कर सके। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सेल्फ, सेल्फ डॉट, अब यहाँ सेल्फ लिख दिया, ठीक है P1 पास हो गया। अब एफ नेम एल नेम क्या है, अब रन करते हैं बिना सेल्फ लगाए वहां पर। ये देखो कहा ना, एफ नेम इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर आप जब सेल्फ लिख दोगे तो जो ये P1 उठ के यहाँ गया है, ये P1 जो उठ के सेल्फ पे गया, वही यहाँ पर पास हो जाएगा ना सेल्फ में, तो सेल्फ डॉट एफ नेम। हाँ अब देखो, अभी वही चीज दिखा रहे थे ना, अगर आप सेल्फ लिखते हो तो P1 P2 P3 P4 जो ऑब्जेक्ट करोगे सबके लिए चलेगा, प्रॉपर चलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ P1 लिख दोगे लाइक दिस, सिर्फ P1 के लिए चलेगा, P1 डॉट एफ नेम P1 डॉट एल नेम। देखो अंकल टॉम, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, P1 ऑब्जेक्ट बना दिया, P2 ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एंड लेट्स से दिस बिलोंग्स टू पर्सन क्लास, एंड नेम इज हैरी पॉटर, एज इज 26, गोल्डन गोल्डन हेयर्स। P1 P2 दो ऑब्जेक्ट बनाया, अब मैं P1 पे प्रिंट नेम कॉल कर रहा हूँ, फाइन, ठीक है, क्योंकि P1 ही लिखा हूं मैं वहां पर, एंड नाउ कॉल द मेथड P2 डॉट प्रिंट नेम। हाँ, तो अगर आप P1 P2 लिखोगे तो यही तो होगा। अब एक तरीके से आप डायनेमिक स्टैटिक कर दिए हो चीजों को, मतलब आप इस मेथड को, प्रिंट नेम मेथड को, चाहे P1 पे कॉल करो, चाहे P2 पे, चाहे P3, चाहे P10 P50 किसी पे भी कॉल करो, वो किस ऑब्जेक्ट की वैल्यू देगा, P1 की, क्योंकि आप वहां खुद ही लिख दिए हो ना P1। आप चाहते हो कि P2 पे कॉल करो प्रिंट नेम, तो P2 का ही नाम बताए मुझे, तो वहां पर आप क्या लिख दो, सेल्फ। सेल्फ का ये तो काम होता है, जो भी करंट ऑब्जेक्ट होता है, करंट ऑब्जेक्ट मतलब क्या, हाँ अब आप इस पे कॉल किए हो तो करंट ऑब्जेक्ट P2 है, तो सेल्फ में वही तो पास हो गया। तो यहाँ पर आपके पास क्या आया, P2 डॉट एफ नेम, P2 डॉट एल नेम, तो अब उस ऑब्जेक्ट के पास जो डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा। एंड सी ऊपर वाले में आ रहा है माय नेम इज अंकल टॉम, नीचे आया हैरी पॉटर। अब आप कोई और ऑब्जेक्ट बनाए हो P1 P2 P3 P4 कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट से वो डेटा निकाल लेगा, तो समझ में आ रहा है यहाँ सेल्फ का यूज। जावा में यही चीज दिस कीवर्ड करता है, दिस। ठीक है, यहाँ पर ये चीज सेल्फ करता है, सेल्फ मतलब खुद, जिस पे कॉल किया गया ये मेथड। ये समझ में आया यहाँ तक। तो ये जो मेथड हमने लिखा है ना, इसको हम कहते हैं इंस्टेंस मेथड, और ये जो हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, इसे हम कहते हैं एक्सेसिंग सम प्रॉपर्टी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पर एक एक्सेसर मेथड लिख रहे हैं, ठीक है।
एक्सेसर मेथड सिर्फ हम उसकी प्रॉपर्टी देख के कह रहे हैं उसको, ठीक है। बट ये है एक इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये किसी इंस्टेंस पे लग रहा है। इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट। एक्सेसर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा है ना एफ ने एल ने, हम उसे एक्सेस कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? एक्सेसर मेथड। अब आपसे कोई कहे राइट है एक्सेसर मेथड विच कैन प्रिंट द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ये कुछ बता दिया जाए, तो इसका मतलब आपको एक इंस्टेंस मेथड लिखना है विच वुड एक्सेस सम वैल्यू फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप के मेथड को आप एक्सेसर कह सकते हो। अब आपसे कहा जाए एज में हमने जैसे 26 दिया है, अब हम एक म्यूटेटर मेथड लिखने जा रहे हैं। म्यूटेटर मतलब विच विल चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ योर ऑब्जेक्ट। अभी इस मेथड से क्या हम अपने ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जो दिया है उसे एक्सेस किया है, इसलिए हम इसे एक्सेसर कह रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेंज कर पाए तो हम उसे कहेंगे म्यूटेटर मेथड, बिकॉज दिस मेथड इज चेंजिंग समथिंग इन माय ऑब्जेक्ट। जैसे लिस्ट में आप पढ़ते थे पॉप। पॉप क्या करता था? आपके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को ही चेंज कर देता था। मतलब अभी है 6 एलिमेंट और आप पॉप कर दिया तो बच गए 5, यानी पहले 6 थे अब 5 बचे, तो कुछ चेंज हुआ ना ऑब्जेक्ट। जबकि स्ट्रिंग के जो मेथड्स हैं, ज्वाइन, स्प्लिट, ये सब आपके स्ट्रिंग को कुछ नहीं करते थे, नया आउटपुट देते थे। लिस्ट में भी ऐसे चीजें हैं, कॉपी, क्लियर। क्लियर तो चेंज कर देता था मेथड से, सब तो चेंज करते हैं। कोई और जैसे इंडेक्स। इंडेक्स किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए आपको, तो आप क्या लिखते हो? एम एल डॉट इंडेक्स ऑफ दिस एलिमेंट। तो वो क्या देता था आपको? आउटपुट देता था, सिर्फ चेंज नहीं करता था वहां कुछ। तो वो एक्सेसर टाइप के मेथड्स हैं, और जो ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं दे आर कॉल्ड एज अ म्यूटेटर मेथड्स। तो वो जिस तरीके से काम करते हैं वो उसको उस तरीके से कह देते हैं, बस एक्सेसर मेथड, म्यूटेटर मेथड्स, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू राइट अ म्यूटेटर मेथड हियर। हम इस क्लास को थोड़ा डिटेल में लेके चलेंगे क्योंकि ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो आने वाले लोग भी देखेंगे, इसलिए जितना हो सकेगा एक्सप्लेन ही करके चलेंगे यहाँ पर। डेफ अब हम अपडेट करने जा रहे हैं, और लेट से हम अपडेट करेंगे क्या? एज को। अपडेट अंडरस्कोर एज। और यहाँ पर सेल्फ लगाएंगे क्योंकि हम ऑब्जेक्ट में चेंजेस करेंगे ये, तो आई नीड टू राइट सेल्फ। अब यहाँ पर क्या करना है बताओ? ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे चेंज करें? इससे पहले वाली क्लास में क्या हमने कुछ चेंज किया था ऑब्जेक्ट में? इक्वल टू करके, ये देखो किया था, डी टू डॉट नेम लूसी करते थे। अब मेथड के अंदर कैसे करें चेंज, बताइए जरा। सेल्फ डॉट, हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं? सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू। अब जो भी रहा हो, अच्छा हमें ऐड ऑन करना है ना उसमें, तो हमें एक वैल्यू यहाँ से एक डेटा भी लेना पड़ेगा यूजर से। अच्छा होगा कि हम ले ही लें, खुद से वैल्यू दे देंगे अगर, तो हर बार वही डेटा ऐड होगा जितने बार आप कॉल करोगे। अच्छा होगा कि आप यहाँ पर वैल्यू लिख दो, ठीक है। तो अब यूजर को एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा, और जो आर्गुमेंट देगा वही एज में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे ऐड करें? सेल्फ डॉट एज प्लस इक्वल्स टू वैल्यू, बस, ठीक है। जो भी अभी करंट एज है उसका, उसमें ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू मतलब रिप्लेस पूरा अपडेट ही करना चाहते हो क्या? ओल्ड वैल्यू क्या? अभी देखो हमने यहाँ जैसे 26 पास किया, करेंटली P2 ऑब्जेक्ट का एज क्या है? 26। अब लेट से 5 साल हो चुके हैं। अब मैं मेथड कॉल कर रहा हूँ अपडेट एज, मैं P2 ऑब्जेक्ट का एज अपडेट कर रहा हूँ अब। तो मैं P2 डॉट अपडेट एज कॉल करूंगा, और 5 साल हो गए तो मैं 5 पास कर दूंगा। तो पहले 26 था, 26 में 5 ऐड कर दूंगा, तो 31 ईयर्स हो गया ना। तो एज ऐसे ही तो इंक्रीमेंट होगा, एक साथ वो कम थोड़ी करा दोगे, आपको देखना भी पड़ेगा कि आप किस टाइप के डेटा को चेंज कर रहे हो। अब एज 30 है, 30 से कम नहीं हो सकता है, उससे ज्यादा ही होगा। हम्म। हम्म। हाँ, सीधे हाँ। तब फिर आप इक्वल टू कर दो ना, अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो यू कैन जस्ट डू इक्वल टू, प्लस मत करो, ठीक है। और भी एक चीज ध्यान रखना, अगर सिर्फ आप इक्वल टू कर रहे हो, अब इसमें आप कंडीशन भी लगा सकते हो। एक सही तरीका तो यही होगा ना, किसी पर्सन का एज कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है, तो यहाँ कंडीशन लगाओ। अगर लेट से, चलो हम यही करते हैं, अभी हम इंक्रीमेंट नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट यूजर से एज लेते हैं और उसको डायरेक्ट अपडेट कर देते हैं।
21 ले लें, 26, हाँ 21 है, 26 अगर करें 26 पूरा अपडेट हो जाएगा। अगर आप 26 एज है और आप दे दिए हो एज 18 तो नहीं होगा। ठीक है, हम यही करने वाले हैं अब। समझ में आ रहा है? एज हमेशा बड़ी वैल्यू लेगा या उसके इक्वल ले सकता है, उससे कम नहीं लेगा। और ये सही तरीका भी है, किसी का एज कम नहीं हो सकता, ज्यादा ही होगा। तो हम अब यही करने वाले हैं। अभी हम पहले इंक्रीमेंट कर रहे थे, अब हम सीधे अपडेट करेंगे। तो सेल्फ डॉट एज, यहाँ पर अब हम कंडीशन लगाने वाले हैं। यहाँ देखना, इफ जो यूजर ने वैल्यू दिया है ना, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, एज या सेल्फ डॉट एज। सेल्फ डॉट एज उस ऑब्जेक्ट में जो एज है अभी उससे बड़ा है या उसके बराबर है, ये बस देखना है। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको ग्रेटर देन ले लो। इक्वल टू करने की जरूरत है बताओ? नहीं, ग्रेटर देन है तभी चेंज होगा। अगर इक्वल टू है तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो वैसे भी वही एज है। अब यहाँ पर क्या करो, अगर इफ दिस इज द केस तब आप ये लिखो। कहाँ पर, हाँ वही तो करना था। हाँ, आप बोल तो रहे थे सेल्फ डॉट एज होगा, सिर्फ एज नहीं होगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट का एज देख रहे हैं ना। किसका एज ऐसे हो जाएगा, सेल्फ डॉट एज। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तब जाके क्या होगा, सेल्फ डॉट एज में ये वैल्यू अपडेट हो जाएगा। ठीक है, जो भी एज में दिया गया है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या करना है, सेम हम प्रिंट करा दें, एज कैन नॉट बी रिड्यूस। ऐसा होता है ना, आधार कार्ड वगैरह में लोग एज को ऊपर नीचे करवा देते हैं ताकि ज्यादा एज छोटा बड़ा करके फॉर्म खूब भर सके सरकारी पेपर से, बहुत होता है ऐसा। तो ऐसा ना हो सके, वहां पर भी ये सब चीज इंप्लीमेंट होता है। जब आप वेबसाइट में एज कम करते हो नहीं तो उसके लिए वैलिडेट कराना पड़ता है। फिलहाल कैसे ना कैसे कर लेते हो अगर आप, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, आप नहीं कर सकते हो फिलहाल। हम्म। हम्म। सीधे वैल्यू है, प्रिंट करंट एजेस। देखो ये हमने कर दिया। अगर इससे कम या उसके बराबर है तो हम कह देंगे एज कैन नॉट बी रिड्यूस। अच्छा, हम अगर हम इसको कह रहे हैं कैन नॉट बी रिड्यूस, तो ये आंसर तब भी प्रिंट होगा जब उसने इक्वल एज दे दिया होगा। तो हम अभी के लिए हम इसको यहाँ इक्वल टू कर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? ताकि जब हम ये यूजर को कहें तो उसको ऐसा ना लगे कि अरे मैंने रिड्यूस थोड़ी किया था, मैंने वही एज दिया था। तो वो कुछ कह ना सके हमको, इसलिए हम इक्वल टू लगा रहे हैं। अभी ये देखो, आपने एक म्यूटेटर मेथड लिख दिया है विच विल चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रन करिए इसे, और प्रिंट नेम जो करेगा करेगा। अब सीधे हमें लेट से P2, पहले आप देखिए P2 का एज क्या है। अभी एज क्या है इसका, 26। इसके पास मेथड है जो इसके एज को अपडेट कर सकता है। तो व्हाट आई नीड टू डू इज P2 के अपडेट एज मेथड को कॉल करना है बस। अब अगर हम पास नहीं करें, रन करा दें, कहेगा देखो मिसिंग वन रिक्वायर्ड, वैल्यू आपने नहीं दिया है। तो लेट से अभी इसकी एज 26 है, हम दे देते हैं 22। करेगा? नहीं करेगा। एल्स कंडीशन चलेगा इसके अंदर जो है, उस वो कहेगा एज कैन नॉट बी रिड्यूस। यही आना भी चाहिए। सी, कह रहे एज कैन नॉट बी रिड्यूस, करेंट एज इज 26। अगर आप यहाँ पर 30 कर देते हो तो ये अपडेट कर देगा। और आउटपुट में कुछ नहीं दिया। देखो कई बार ऐसा होता है ना, आप आप जैसे सेट में प्रॉपर्टीज यूज करते थे, डिफरेंस अपडेट है ना, इंटरसेक्शन अपडेट, वो आपके सेट के प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते थे विदाउट गिविंग यू द आउटपुट। आउटपुट नहीं मिलता था आपको वहां पर, है ना? तो आप समझ रहे हो, वहां पर उस मेथड को ऐसे लिखा ही गया है जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी देखो हमारा एज अपडेट हो चुका है लेकिन हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ हमने खुद का मेथड लिखा विच इज नॉट गिविंग मी एनी आउटपुट, बट इट इज चेंजिंग द स्टेट ऑफ P2। आप चाहो तो P2 चेक कर सकते हो, P2 डॉट एज करके। देखो शुरू में क्या था 26, अब 30 हो चुका है। अगर मैं इसको थोड़ा और डिजाइन करूं, मैं चाहता हूं कि यूजर को पता चले कि क्या अपडेट हुआ है, तो सेल्फ डॉट एज वैल्यू करके अब प्रिंट करा दूं अपडेटेड एज इज करली ब्रैकेट सेल्फ डॉट एज, एंड यहाँ पर आप एफ स्ट्रिंग कर दो बस, ताकि इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाए। ठीक, अब देखो फिर से रन किया, प्रिंट नेम P2 का एज 26। अब हम अपडेट एज करेंगे 30। अभी देखो, अभी कुछ नहीं आ रहा था ना आउटपुट, बट अगर आप रन करेंगे तो अभी हमें बताएगा अपडेटेड एज इज 30। फाइन।
ठीक है, तो ऐसे चलता है ये। तो हमने एक म्यूटेटर मेथड लिखा जो ऑब्जेक्ट को चेंज भी कर पा रहे हैं। तो आप सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही नहीं, बूलियन वैल्यू, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग कुछ भी अपडेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो अभी हमने एक एक्सेसर मेथड लिखा, एक म्यूटेटर मेथड लिखा, और आपका प्रोग्राम इतना बड़ा हो गया है। ठीक है, यू कैन ऐड वॉट एवर मेथड यू वॉन्ट। अभी हमने सिर्फ दो ही मेथड लिखा है, कौन कौन से, प्रिंट नेम और अपडेट एज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इस कोड को यहीं पे रखते हैं, एक इसी को कॉपी करके थोड़ा इसी में ऐड ऑन करते चलते हैं। ठीक है, कमेंट भी करते जाएं। यहाँ पर वी हैव रिटन accessor method and mutator methods। दोनों ही अच्छा किस टाइप के मेथड हैं? इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड मतलब विच कैन बी कॉल्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नाउ आई हैव कॉपीड दिस। किसको बुलाना पड़ेगा? अब हम पढ़ने जा रहे हैं हेडिंग डाल देते हैं सबसे बढ़िया। इंस्टेंस मेथड तो आपने देख लिया, बट अब हम एक एक करके सबको देखेंगे। व्हाट आर इंस्टेंस मेथड, व्हाट आर क्लास मेथड, एंड व्हाट आर स्टैटिक methods। ठीक है, we'll see them one by one। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले चलिए यहाँ बोर्ड पे इंस्टेंस मेथड। मेथड और फंक्शन में डिफरेंस समझते हैं ना? Method changes the state of an object, while function operates on objects without changing its state. Instance method, class method, and static method। स्टैटिक मेथड को हम प्लेन मेथड भी कह देते हैं, लाइक दिस। मुझे इधर नहीं लिखना है बताना, वरना वो कट आउट होगा, उसमें फोटो आ रहा है ना। चलिए, instance method are those method which can be called on objects which can change the state of an object। ठीक है, which can change the state of an object। पहला, मोटा आ रहा है, state of an on which it is called। जिस भी ऑब्जेक्ट पे इस मेथड को कॉल किया जाएगा उसी का स्टेट चेंज होगा। ठीक है, विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कॉल किया गया, आप लिख लेना वहां पर। इंस्टेंस मेथड और कैसे आइडेंटिफाई करते हो? बाय सीइंग द सेल्फ कीवर्ड। जो भी इंस्टेंस मेथड होते हैं उस पे आप सेल्फ लगाते हो, दिस सेल्फ कीवर्ड। नो डेकोरेटर्स आर यूज्ड। डेकोरेटर्स यहाँ यूज नहीं किए जाते हैं। अभी क्या होता है डेकोरेटर्स, क्लास में ही समझ जाओगे, क्लास मेथड में लिख सकते हो नो डेकोरेटर्स आर यूज्ड। ठीक है, दे कैन अपडेट, they can update the class variable, they can update the class variable for the current object, for the current object, and not all। and not all मतलब रिमेनिंग और ऑब्जेक्ट को नहीं चेंज करेगा, सिर्फ करंट ऑब्जेक्ट के क्लास वेरिएबल को ही चेंज कर सकता है ये। ठीक है, एग्जांपल्स में यहाँ लिख सकते हैं आप, एग्जांपल
एग्जाम्पल लेट्स से आपने ऐसे लिखा डेफ, छोटा क्यों, ABC, और आपने यहाँ लिखा सेल्फ कोलन, और आपने यहाँ पर प्रिंट सेल्फ डॉट नेम ऐसे कुछ कर दिया। बस ये क्या है, इंस्टेंस मेथड। ठीक है, इसमें सेल्फ लगा हुआ है, हम ऑब्जेक्ट पे कॉल करेंगे इसको। ठीक है, अभी देखो क्लास मेथड क्या होते हैं। क्लास मेथड which can change the which can change the class variable which can change the class variable for all the objects, for all the objects। Class methods can be called using class names, using class name। क्लास मेथड को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, दे यूज CLS कीवर्ड। अब ये नेसेसरी नहीं है CLS ही हो, जैसे वहां पर सेल्फ नेसेसरी नहीं, वैसे यहाँ CLS भी नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी क्या है क्लास मेथड के लिए, कि आप डेकोरेटर लगाओ और डेकोरेटर में आप बताओ कि आप लिखने जा रहे हो क्लास मेथड। इसे हम कहते हैं डेकोरेटर, विच स्पेसिफाइज कि नाउ यू आर गोइंग टू राइट अ क्लास मेथड। जब आप डेकोरेटर ऊपर लगाओगे, उसके नीचे चीजों को लिखोगे ना, तब पाइथन समझता है कि अच्छा इसके नीचे जो आपने मेथड लिखा है ये एक क्लास मेथड है, तो इसमें CLS जब आप लिखोगे तो उसका कुछ मीनिंग है वहां पर। ठीक है, तो हाँ, एट द रेट क्लास मेथड, दिस इज कॉल्ड डेकोरेटर फॉर क्लास मेथड। अब इसमें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्लास मेथड कैन बी यूज टू फैक्ट्री रीसेट द वेरिएबल्स। फैक्ट्री रीसेट इसलिए कहते हैं क्योंकि आप क्लास वेरिएबल को एक बार चेंज कर दोगे तो वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस वो हमने ऊपर ही लिख दिया, तो अलग अलग तरीके से कहा जाता है चीजों को। एग्जाम्पल्स देखिए, यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे एट द रेट क्लास मेथड, ये हमने क्या लगाया, डेकोरेटर, जो बता रहे हैं प्रोग्राम को कि इसके नीचे जो मेथड लिखा होगा वो कैसा मेथड है, क्लास मेथड। तो लिखेंगे बिल्कुल ऐसे ही, डेफ ABC, यहाँ पर आप लगा देंगे CLS, और CLS डॉट एक्स इक्वल टू 20 कर सकते हैं आप, लाइक दिस। तो आपने अपडेट कर दिया क्लास वेरिएबल x को 20 कर दिया, तो ये 20 हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हो गया होगा। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं यूजिंग क्लास मेथड which can access the class variable and it can change the class variable for all the objects। ठीक है, it cannot change the it cannot access the instance objects। ठीक है, instance methods को access नहीं कर सकता है ये। स्टैटिक मेथड आपके नॉर्मल फंक्शंस जैसे होते हैं, यू कैन आइडेंटिफाई द स्टैटिक मेथड्स बाय सीइंग द डेकोरेटर एट द रेट स्टैटिक मेथड। ठीक है, यहाँ पर which can change the state of an object, which can change the class variable for all the objects, and यहाँ static method cannot change the class or instance method। ठीक है, उसके अंदर क्या चीजें हैं, it cannot change that। static method cannot change or access the class or instance variable। ना क्लास वेरिएबल को ये टच कर सकता है ना इंस्टेंस वेरिएबल को, ये एकदम नॉर्मल मेथड जैसे होते हैं। नो कीवर्ड्स आर रिक्वायर्ड, नो कीवर्ड्स आर रिक्वायर्ड। इसमें सेल्फ CLS ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे स्टैटिक मेथड को, बिल्कुल डेकोरेटर लगता है यहाँ पर, एट द रेट स्टैटिक मेथड। अब ये डेकोरेटर है विच गाइड्स द पाइथन प्रोग्राम, कि इसके नीचे जो आप मेथड लिख रहे हो ये कैसा मेथड है, स्टैटिक मेथड है। तो हम स्टैटिक मेथड का यूज कहाँ करते हैं, जहां हमें नॉर्मल फंक्शंस जैसे कुछ काम करवाना है, प्रिंट करवाना है सिंपली, तो हम वहाँ स्टैटिक मेथड लिखते हैं। जैसे प्लेन मेथड्स जो होते हैं, जिसको किसी ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है, किसी क्लास से मतलब नहीं है, आप बस उस ऑब्जेक्ट को उसको कॉल करोगे वो प्रिंट कर देगा। उसके अंदर छोटे मोटे आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो विच कैन रिटर्न समथिंग। ठीक है, ऐसे
अब देखो इसको हम यहाँ इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं इसी चीज को। इसका एग्जाम्पल, इसको ऐसे लिखो कुछ एग्जाम्पल एट द रेट, पहले डेकोरेटर लगाओगे और ऐसे ही लिखोगे स्टैटिक मेथड, और फिर यहाँ पर आप लिखोगे डेफ एबीसी। बस, इसमें आपको कोई कीवर्ड देने की जरूरत नहीं है। हाँ, आर्ग्यूमेंट पैरामीटर्स आप सारे मेथड्स में लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पैरामीटर आप पास कर सकते हो, कीवर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है कोई। और यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर सकते हो लाइक दिस, हेलो, जैसे नॉर्मल मेथड्स आप लिखते थे अभी तक, मतलब इट डज नॉट नीड एनी सेल्फ एनी सीएलएस। वही तो अभी बताया, नहीं सुना? सुना ही नहीं? फिर से पढ़ो आप, ठीक है। देखो, अब हमने प्रिंट नेम लिखा, अपडेट एज लिखा, एंड नाउ ऐड द इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड एंड स्टैटिक मेथड इन दिस क्लास, ओके। हम क्या करें, एक इसमें क्लास वेरिएबल ऐड करते हैं। अभी यहाँ पर कोई क्लास वेरिएबल नहीं है। क्लास वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स व्हिच बिलोंग्स टू अ क्लास, नॉट एनी इंस्टेंस, ठीक है। तो आप क्लास वेरिएबल को कहाँ डिफाइन करेंगे, क्लास के अंदर। ये क्लास है, क्लास के अंदर ये मेथड्स है, ये मेथड्स है, ये मेथड्स है। अभी किसी इंस्टेंस मेथड के अंदर अगर मैं वेरिएबल लिखूंगा तो वो मेथड तो, वो वेरिएबल क्लास वेरिएबल नहीं कहलाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। तो अभी हमें क्लास वेरिएबल क्रिएट करना है, तो आई कैन क्रिएट अ क्लास वेरिएबल इनसाइड द पर्सन क्लास, कैपिटल एक्स इक्वल्स टू, लेट्स से दिस इज 10, ठीक है। ये क्या है, एक क्लास वेरिएबल है, ओके। x इक्वल्स टू 10, दिस इज अ क्लास वेरिएबल, थोड़ा कैप कर देते हैं, फाइन। अब एक्सेसर मेथड लिख लिया है, अपडेटर लिख दिया है। देखो, इंस्टेंस मेथड तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, अभी हम इसे और छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसमें और क्या किया जाए, सीधे हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इतना हटा देते हैं, फिर से कुछ लिखते हैं। एक्सेसर मेथड टैब एट द रेट, स्टैटिक नहीं, पहले क्लास देखते हैं, क्लास मेथड, देखो डेकोरेटर लगा रहे हैं हम, एट द रेट क्लास मेथड डेफ, और मैं थोड़ा प्रॉपरली अलग से ही लिख दे रहा हूँ वरना कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये। टैब, बात मत करिए क्लास में, प्रिंट सेल्फ एफ, self dot f name, this is your instance method। हम्म अब हम लिखने जा रहे हैं क्लास मेथड टैब। ध्यान देना, क्लास के अंदर सब कुछ लिखना है, कई बार लोग यहीं से लिखना स्टार्ट कर देंगे, गलत है, ठीक है। कमेंट है, कमेंट में कोई दिक्कत नहीं, आई कैन राइट दिस डेफ, एक प्रिंट नेम था। अब हम लिखने जा रहे हैं क्लास मेथड, और इसको हम लेट से कह देते हैं क्लास अंडरस्कोर मेथड, ठीक है। इसको मैं नाम चेंज कर दूँ, इंस्टेंस अंडरस्कोर मेथड, क्लास मेथड। क्लास मेथड क्या लेगा, CLS। अच्छा, अभी सही है ये क्लास मेथड, डेकोरेटर मैंने नहीं दिया, डेकोरेटर लगता है यहाँ पर, एट द रेट क्लास मेथड, कोलन प्रिंट, ठीक। प्रिंट नहीं कराएंगे हम, क्लास वेरिएबल को जरा एक्सेस करें। व्हाट इज द क्लास वेरिएबल, दैट इज एक्स, क्लास वेरिएबल एक्स था ना, हम एक्स को थोड़ा अपडेट कर देते हैं। और अपडेट कैसे करेंगे, सेल्फ डॉट एक्स इक्वल्स CLS डॉट एक्स इक्वल्स टू 20। अच्छा, वहां मैंने CLS लिखा था,
नीचे सी एल एस डॉट एक्स, यहाँ पर मैंने क्या किया था, हाँ लिखा तो था, सी एल एस डॉट एक्स इक्वल से 20 हमने कर दिया, ठीक, अपडेट कर दिया यूजिंग क्लास मेथड। अब एक और मेथड लिख लेते हैं, उसका नाम है स्टैटिक मेथड। एक साथ सब देख लेते हैं। यहाँ पर अंदर आइए, डेकोरेटर लगाइए, एंड डेकोरेटर के बीच में स्पेस मत डालिएगा, ऐसे ही लिखा जाता है, @स्टैटिक मेथड डेफ स्टैटिक अंडरस्कोर मेथड। एंड ये इसको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम्म, सीधे आप पैरामीटर लिख दो, कोई कीवर्ड देने की जरूरत नहीं है। ये क्या दे सकता है, स्टैटिक मेथड लेट से ए और बी दो इनपुट ले रहा है, इसका सम रिटर्न करके देगा, सिंपली प्रिंट एफ द सम ऑफ ए एंड बी इज ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। बस, इसमें कोई कीवर्ड नहीं दिया, इसमें सीएलएस दिया, इसमें सेल्फ दिया। हमने तीन मेथड लिख लिया। यहाँ पर हमें डेकोरेटर्स लगाना पड़ा है, यहाँ डेकोरेटर लगाना पड़ा, बट इंस्टेंस मेथड में कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। और हमारे जो मेथड्स का नाम है वो भी यही है, इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड, ठीक है। इंस्टेंस मेथड में हम इंस्टेंस का एक एट्रीब्यूट फेच करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लास मेथड में हम क्लास वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अपडेट कर रहे हैं। अब एक एक करके रन कराते जाएंगे यहीं से। रन P1 P2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। P1 डॉट, हमने एक मेथड लिखा हुआ है वहां पर, इंस्टेंस मेथड, कोई वैल्यू लेता है ये नहीं। तो अभी इंस्टेंस मेथड में हमने क्या लिखा है, फर्स्ट नेम इज सेल्फ डॉट एफ नेम। तो P1 पे कॉल कर रहा हूँ, तो P1 का नाम है अंकल, तो इट विल प्रिंट द फर्स्ट नेम इज अंकल, फर्स्ट नेम इज अंकल, ठीक है। अभी हम P2 पे, P1 पे ही करते हैं, P1 पे क्लास मेथड जरा कॉल करते हैं, क्लास अंडरस्कोर मेथड। क्या होगा ये, क्लास की वैल्यू अपडेट करेगा। तो हम इसे जरा रन कराने से पहले एक और चीज देख लें, दैट इज P1 में x की वैल्यू है क्या, और P2 में x की वैल्यू क्या है, कैपिटल X है वहां पर। P2 में x देखना जरूरी है ना, क्योंकि अपडेट हो जाए फिर समझ में आएगा। देखो दोनों में ही 10 10 है। हम P1 पे चेंज कर रहे हैं, ओके। P1 पे क्लास मेथड कॉल कर रहे हैं हम, और जनरली हम क्लास मेथड को क्लास नेम से कॉल करते हैं, यानी हमारा पर्सन क्लास है ना, तो यहाँ पर लिखना चाहिए हमें पर्सन डॉट क्लास मेथड, नॉट P1। ये सही तरीका होता है क्लास मेथड को कॉल करने का, क्योंकि क्लास का मेथड है, यू शुड कॉल दिस बाय द क्लास नेम। तो पर्सन डॉट क्लास मेथड ये क्या करेगा, क्लास वेरिएबल x को अपडेट कर देगा 20। इसको रन करिए, आउटपुट पे कुछ नहीं आएगा, सिर्फ अपडेट किया इसने। और इसी लाइन को जरा हम फिर से देख लेते हैं। ये तो कुछ हुआ ही नहीं, cls dot x equals to 20। ओ ओ, प्रॉब्लम इज हियर ना, क्या बताऊं, x स्मॉल x कर दे रहा हूँ हर जगह, स्मॉल x स्मॉल x स्मॉल x, ठीक। रन 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 10 10 पर्सन डॉट क्लास मेथड एंड P1 P2 x, फैक्ट्री रीसेट हो गया ना, जो हमने क्लास वेरिएबल चेंज किया वो सारे ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। यही चीज हम ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट P1 P2 दोनों ऑब्जेक्ट के पास क्लास वेरिएबल x है, और x में इस समय करंट करंट वैल्यू क्या है, 20। अगर आप ऐसे करना चाहते हो, P1 डॉट एक्स इक्वल्स टू 40 कर सकते हो, लेकिन ये अपडेट सिर्फ और सिर्फ P1 के x के लिए होगा, P2 के लिए नहीं। समझ रहे हो ना, अब ऐसे कर सकते हो, P1 डॉट एक्स इक्वल्स टू 40, एंड इसके बाद लेट्स प्रिंट P1 x एंड P2 डॉट एक्स। हाँ, आप ऑब्जेक्ट को पकड़ के कुछ अपडेट कर रहे हो तो उसी ऑब्जेक्ट में बस चेंज होगा, लेकिन अगर आप क्लास मेथड डायरेक्ट कॉल कर दे रहे हो तो वो सबके लिए चेंज कर देगा।
क्लास मेथड को प्रॉपरली क्लास नेम के साथ कॉल करते हैं, बट यू कैन कॉल दिस क्लास मेथड यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो, क्योंकि ये P1 ऑब्जेक्ट बिलोंग तो पर्सन क्लास को ही करता है, तो देखा जाए आप पर्सन ही तो कॉल कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैं सर दो ऑब्जेक्ट बना लूं क्लास के, बना लो। तो अब मैं फिर एक्स को ये अकेला करूं तो एक्स ही अकेला होगा चेंज। अगर मैं दो ऑब्जेक्ट बना लूं, एक्स को क्या करूं? जैसे आपने एक्स की अकेला एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसकी वैल्यू 10 दी थी, अब क्लास मेथड में मैं सिर्फ एक्स को ही लेके चल रहा हूं ना, तो फिर अगर मैं यहाँ आके चेंज करूंगा तो सिर्फ एक्स ही चेंज होगा, वाई थोड़ी चेंज होगा। हाँ, सिर्फ एक्स चेंज होगा। तो P1 में एक्स करूंगा और P2 में वाई, तो वो 10 और 20 आएगा ना, 10 और 20 आएगा। और देखो यहाँ पर कुछ बताने जा रहा था, अच्छा मतलब हाँ, P1 डॉट एक्स, P1 पे हम क्लास मेथड जरा कॉल करते हैं। देखो P1 के पास क्या क्या है, P1 डॉट सी, क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड, इंस्टेंस मेथड, तीनों मेथड है। तो हम क्लास मेथड को इसके ऊपर ऐसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, क्लास मेथड, ये देखो कॉल कर दिया। नाउ P1 डॉट एक्स कॉमा P2 डॉट एक्स। अरे हमने 20 कर दिया ना सब जगह, अपडेट कर दिया था मैंने, फिर से रन करो, यही है इसमें। आपने P1 में जो चेंज किया किया, P1 डॉट क्लास मेथड कॉल किया, तो अब P2 में 20 हो चुका है, P3 जो होता है उसमें 20 हो जाता, P4 होता है उसमें 20 हो जाता, P3 में 20 हो जाता, सब में 20 हो जाता, लेकिन P1 छोड़ के। तो इसने फैक्ट्री रीसेट कर दिया सब में, लेकिन अगर आप क्लास कॉल करते तो वो क्या करता, सारे सारे ऑब्जेक्ट्स के एक्स एट्रीब्यूट को अपडेट कर देता। ठीक है, अभी हम यही अपडेट देखो, कई चीजें हैं, अब मैं इन सब चीजों को ना डिलीट कर रहा हूँ थोड़ा सा, फिर से करते हैं एक एक करके इंस्टेंस की हेल्प से, साफ साफ रहे थोड़ा सा। ठीक, अरे ठीक, हम यहाँ एक्सेस कर रहे हैं ना, जरा देखते हैं इंस्टेंस मेथड से अगर हम अपडेट करें चीजों को तो क्या होता है। ठीक है, अब प्रिंट हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, इंस्टेंस मेथड के अंदर मैं कह रहा हूँ सेल्फ डॉट एक एट्रीब्यूट देते हैं y, एंड y की वैल्यू होगी 100, और हम x को अपडेट जरा कर देते हैं, सेल्फ डॉट एक्स इक्वल्स टू 30। अब देखिए इंस्टेंस मेथड के थ्रू हम सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू 30 कर रहे हैं, फाइन, x इक्वल्स टू 10 है, और CLS डॉट एक्स इक्वल्स टू 20 कर रहे हैं, और अभी और ज़्यादा नहीं करते, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पर। इसको रन करिए। ठीक है, देखिए जो ऑब्जेक्ट अभी इनिशियलाइज हुआ है उसके पास सिर्फ यही 4 एट्रीब्यूट्स हैं, एफ नेम, एल नेम, एज और हेयर कलर। ठीक है, वाई एट्रीब्यूट उसके पास नहीं है। वाई एट्रीब्यूट आपके ऑब्जेक्ट को तब मिलेगा जब आप उस पर ये मेथड कॉल करोगे, सेल्फ डॉट वाई यानी P1 डॉट वाई इक्वल्स टू 100, तब जाके वाई ऐड होगा उसमें। और आप ये चीज वेरीफाई कर सकते हो यहाँ पर ऐसे, P1 डॉट करके देखो, हाँ वाई आ गया। कब रन हुआ ये, इंस्टेंस मेथड सेल्फ मैंने कब रन करा दिया इसको, एक सेकेंड, रीस्टार्ट कहाँ से हो गई है। P1 P1 डॉट, अच्छा बताओ फिर y की वैल्यू क्या है। पर्सन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट y, ये इसमें पता नहीं क्यों दिखा रहा है। जुपिटर में जरा करना, जुपिटर में अगर, अच्छा ये कोड आप लिख ही नहीं रहे हो, जुपिटर में जरा करो तब देखो समझ में आए, शायद उस पर वाई ना आए, लेकिन देखो वाई नहीं है उसके पास, तभी तो ये कह रहा है नो एट्रीब्यूट। अभी इस P1 के पास वाई नामक कोई एट्रीब्यूट नहीं है, अगर मैं P1 पे अपने इंस्टेंस मेथड को कॉल कर दूं ना, तब उसमें इनिशियलाइज हो जाएगा वाई। इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस मेथड, अब देखो क्या हो रहा है। और इसको रन कराने से पहले ना एक बार हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि P1 में x की वैल्यू क्या है। ठीक है, क्या है x की वैल्यू, दैट इज 10, 10 आ रहा है। अभी हम इंस्टेंस मेथड कॉल करने वाले हैं, लेट्स सी क्या होता है। x की वैल्यू 30 हो जाएगी,
P1 हमने कॉल कर दिया, P1 डॉट एक्स, वाई भी इनिशियलाइज हुआ उसके अंदर, P1 डॉट 30 एंड 100। P2 भी हमने ऊपर क्रिएट किया था लाइन नंबर 28 पे, जरा देखिए, जरा देखते हैं P2 में आपको क्या लगता है। P2 में x की वैल्यू क्या होगी और P2 में y की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग करके एरर आ सकता है। P2 में x की वैल्यू क्या है पहले बताइए, 10 या 30? 10, 30 क्यों नहीं? ये क्या आ रहा है, 30 इंस्टेंस मेथड में आपने दिया था। इंस्टेंस मेथड करंट इंस्टेंस पे वर्क करता है, और करंट इंस्टेंस आपका था P1, तो वो 30 अपडेट हुआ किसके लिए, P1 के लिए। अगर आपने क्लास मेथड कॉल हुआ किया होता तो क्लास में चेंजेस हो जाता है, ये तब जाके रिमेनिंग जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सब के लिए वो अपडेट हो जाता। तो अभी के लिए P2 में x की वैल्यू इज स्टिल द सेम, दैट इज 10। इंटरनेट थोड़ा ठीक है, और y तो है ही नहीं, तो अगर हम यहाँ पर P2 डॉट y करते हैं तो एरर आएगा, क्या आएगा, पर्सन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। हमने इंस्टेंस मेथड कॉल किया तो सिर्फ P1 पे, तो P1 को ही वो प्रॉपर्टीज मिली थी, ना कि P2 को। ओके, ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा ऐड ऑन करने जा रहे हैं इसमें। क्लास मेथड में x लिखा है आपने, अब हम इसको फिर से रन करा रहे हैं। ठीक, रन करा दिया, अब इन सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ज्यादा डिलीट हो गया क्या? ठीक, अब हम P1 में x की वैल्यू और P2 में x की वैल्यू जरा चेक करें, 10 एंड 10। अब हम वहीं रख दिया, उधर बाहर पर्सन क्लास है, इसको पकड़ के हम जरा क्लास मेथड को कॉल कर लें, क्लास मेथड, और इसको रन करिए, और इसके बाद जरा P1 डॉट एक्स और P2 डॉट एक्स करिए। स्लो क्यों चल रहा है आज इंटरनेट? 20 और 20 क्लास मेथड आपने कॉल किया है। और एक चीज करते हैं, पर्सन क्लास यूज करके इंस्टेंस मेथड को कॉल करते हैं, क्लास यूज करके इंस्टेंस मेथड को, यानी इंस्टेंस मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है। एंड लेट्स सी क्या होता है, पर्सन डॉट इंस्टेंस मेथड, गलत है क्या कुछ? पर्सन डॉट इंस्टेंस अंडरस्कोर मेथड, सही सही तो है। देखो, इंस्टेंस मेथड मिसिंग वन रिक्वायर्ड क्वेश्चन आर्गुमेंट सेल्फ। इंस्टेंस मेथड में सेल्फ देना चाहिए, आप पर्सन क्लास पास कर रहे हो। और जरा इसको देखना, यहाँ पर क्या लिखवाया गया था, विच कैन चेंज द क्लास वेरिएबल फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स। हो रहा था ऐसा, क्लास वेरिएबल चेंज हो रहा था ना सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए। क्लास मेथड कैन बी कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम CLS, और क्लास मेथड कैन नॉट एक्सेस योर इंस्टेंस मेथड, ठीक है। यहाँ पर they can update the class variable for the current object and not all, which can change the class name can be used using class name कॉल कर करना, इसमें लिख लेना। ये भी होता है, जैसे इसमें लिखा है ना, स्टैटिक मेथड कैन नॉट चेंज और एक्सेस द क्लास और इंस्टेंस वेरिएबल, वैसे ही क्लास में भी ये चीज होता है। क्लास में ये प्रॉपर्टी ऐड कर लेना, इट कैन नॉट एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल, इट कैन नॉट एक्सेस द इंस्टेंस मेथड्स। वही चीज यहाँ हो रहा है, उस हिसाब से बिल्कुल सही है। अब स्टैटिक की थोड़ा बात कर लें। स्टैटिक, स्टैटिक तो अभी तक टच ही नहीं हुआ है। अब स्टैटिक मेथड जरा कॉल करते हैं, और स्टैटिक मेथड हम पर्सन से के थ्रू जरा कॉल करके देखें, स्टैटिक अंडरस्कोर मेथड। अब ए एंड बी हमने नहीं पास किया अभी, हाँ सोइएगा नहीं यहाँ पर, ओके। ए एंड बी मिसिंग है, वही एरर आ रहा है। देन यहाँ पर लेट्स से इट इज 3 एंड 6, 6 3 9, द सम ऑफ ए एंड बी इज 9। ये सेम काम आप कर सकते हो यूजिंग
P1 P1 dot static method P1 डॉट स्टैटिक मेथड, और इसमें आप पास कर दो 3,6 अगेन 9। इसमें ऐसा कुछ नहीं कह रहा है सेल्फ नॉट डिफाइंड सीएलएस नॉट डिफाइंड। देखो आप क्लास मेथड और ऑब्जेक्ट नेम दोनों यूज करके स्टैटिक मेथड को यूज कर पा रहे हो, लेकिन क्या आप स्टैटिक मेथड में क्लास वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो? लेट्स से ये स्टैटिक मेथड है, क्लास वेरिएबल एक्स को एक्सेस करना है और उसे लेट्स से मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट एक्स कर दूं, हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, क्लास वेरिएबल है। आई नीड टू राइट सम कीवर्ड आल्सो cls डॉट दिस। तो अगर आप यहाँ समझ रहे हो, अगर आप यहाँ cls लिख दोगे तो कहेगा cls नॉट डिफाइंड, सेल्फ लिख दोगे कहेगा सेल्फ इज नॉट डिफाइंड। ये सेल्फ वेल्फ क्या है? हाँ आप कहो सर हम यहाँ लिखते हैं पर्सन डॉट एक्स, तो आप डायरेक्ट क्लास को कॉल कर दे रहे हो ना, डायरेक्ट आप P1 लिखते हो तो P1 कॉल कर दिया ना आपने डायरेक्ट, तो वो एक्सेस करना अलग चीज है। लेकिन अगर आप cls डॉट एक्स लिखते हो तो यू कैन नॉट एक्सेस इट, ठीक है? वही वहां पर लिखवाया गया, ये देखो cls इज नॉट डिफाइंड स्टैटिक मेथड में। और स्टैटिक मेथड में यही आपको यहाँ लिखवाया था कि स्टैटिक मेथड कैन नॉट चेंज और एक्सेस द क्लास और इंस्टेंस वेरिएबल। पहली चीज, जब एक्सेस ही नहीं कर पा रहा तो चेंज क्या करेगा? ठीक है, तो इट कैन नॉट एक्सेस योर क्लास एज वेल एज योर इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो हम इसका यूज कहाँ करते हैं? कुछ भी नॉर्मल अरिथमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं स्टैटिक मेथड, ठीक है? तो इसको देखो, कुछ भी सेल्फ और वो देने की जरूरत नहीं थी, सीधे चल गया ये। तो ये तीन मेथड्स हैं। हाँ तो ऐसा लिख सकते हो ना, ऐसा आप तभी कर पा रहे हो जब आप डेकोरेटर लगा रहे हो एट द रेट स्टैटिक मेथड। अगर आप नहीं लगाते तो प्रॉब्लम हो जाता। जैसे अभी देखो आपने डेकोरेटर लगाया, इसीलिए यहाँ पर आप P1 डॉट स्टैटिक मेथड कर पा रहे हो, ठीक है? ये एरर आया जस्ट बिकॉज कि CLS आपने लिखा है ना। देखो हम CLS लोग हटा ही देते हैं, तब तो एरर नहीं आएगा ना। आप समझ ही गए हो CLS में क्या एरर आ रहा था, क्यों आ रहा था, क्योंकि एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो एरर नहीं आ रहा है। हम्म, अच्छा आएगा क्या एरर? क्या कह रहा है? इंस्टेंस, अच्छा इसी में एरर आ गया। इंस्टेंस मेथड पर्सन में सेल्फ इंस्टेंस मेथड में, ठीक है। हाँ क्लास वेरिएबल यूज करके हम नहीं कॉल कर पा रहे ना इसको, इट इज अ इंस्टेंस मेथड। तो ये इंस्टेंस यानी P1 P2 ऑब्जेक्ट पे ही कॉल होगा। एरर आ रहा है, सही आ रहा है, इसे रन करिए सीधे अभी आप P1 P2 फाइन, और इसको छोड़ के अब इसे रन करिए, देखिए स्टैटिक सम इज एज 9, ठीक है रन हुआ ना। देखिए P1 डॉट स्टैटिक मेथड कर पा रहे हैं, पर्सन डॉट स्टैटिक मेथड कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर कोई कीवर्ड नहीं है, वहां सेल्फ या CLS जैसा। ये तभी कर पा रहे हैं क्योंकि आप यहाँ डेकोरेटर लगाया। अगर मैं यहाँ से डेकोरेटर हटा दूं ना, जरा देखिए मैंने कमेंट कर दिया डेकोरेटर को, अब इसे मैं रन करा रहा हूँ एंड अब मैं सीधे इसी लाइन को रन, इस लाइन को ऑब्जेक्ट को रन कराता हूँ P1, तो अब P1 पास होगा, वहां पर P1 पास होगा। तो आपने दो वेरिएबल a कॉमा b लिखा है, सेल्फ नहीं लिखा है, तो विच विल बिकम सेल्फ? ए, ए विल बिकम योर सेल्फ। तो उसको रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल की है, दैट इज बी, ठीक है? और आप पास कर रहे हो 3 और 6। तब देखिए क्या देता है उस हिसाब से, कहना चाहिए ना ज्यादा आपने वैल्यू दे दिया है। देखिए यही कह रहा है स्टैटिक मेथड टेक्स 2 पोजिशनल आर्गुमेंट, लेकिन आपने 3 दिया है। हम देखो 3 की कैसे जा रहा है, हमने तो 2 दिया है ना, तो ये 3 क्यों कह रहे हैं समझ में आ रहा है? एक तो सेल्फ हो गया ना, यानी एक तो P1 पास हो गया ना, तो P1 है, 3 है और 6 है, ठीक है? इसलिए एरर आ रहे हैं। तो देखो एरर आ गया यहाँ पर, तो वहां पर आप स्टैटिक मेथड नहीं लिखते हैं तो वो एरर आ जाता है उसमें। आप स्टैटिक मेथड लिख दिए हो तभी पाइथन उसको इंटरप्रेट कर रहा है कि दिस इज योर स्टैटिक मेथड व्हिच विल वर्क विदाउट सेल्फ एंड CLS, ठीक है? तो डेकोरेटर का ये मीनिंग होता है कि उसके नीचे आप जो लिखे हो उसका अपना अपने तरीके का वो उसका सिंटेक्स हो जाता है, ठीक है? ये है आपका क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड, CLS मेथड। प्रॉपर्टीज याद रखना। क्लास मेथड आप क्लास नेम के साथ कॉल करते हो तो इट चेंजेस द क्लास वेरिएबल फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स, एक तरीके से फैक्ट्री रीसेट कर देता है जो भी आप कराना चाहते हो, ठीक है? कि आप एक बटन क्लिक करो सभी ऑब्जेक्ट में वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए एक तरीके से। अभी तो यहाँ से 20 लिखे हो ना, लेट से कोई इन्फॉर्मेशन देनी है सारी ऑब्जेक्ट्स में, आप क्लास मेथड कॉल कर लो और इन्फॉर्मेशन क्या है वो डेटा डाल दो, ठीक है? इसको ऐसे समझो जैसे इंडस्ट्रीज में कैसे होता है, एक ऐसे आ रहा है आइडिया। यहाँ पर आप ये जो एक्स एक्स लिखे हो ना, एक्स को कर दो वार्निंग,
वार्निंग। और अभी नो, मतलब फाइन, इसमें सब कुछ सही चल रहा है। गुड। क्या लिखे वार्निंग में? नो वार्निंग, नो वार्निंग अभी। ठीक है, अभी सारे ऑब्जेक्ट्स जितने बन रहे हैं, अब इन ऑब्जेक्ट्स को आप समझना P1 P2 जैसे पर्सन है ना, तो सब कुछ चेंज करना पड़ेगा मुझे उस हिसाब से। इसको आप इंडस्ट्री का सेटअप समझो। तो एक प्लांट है, उसके मल्टीपल ब्रांच हैं अगल बगल, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट्स हो गए उनके। अब लेट से कहीं फायर लग गया प्लांट में, ठीक है, उन्हें अगल बगल के सारे जो एडजेसेंट प्लांट्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी एडजेसेंट ऑब्जेक्ट्स में एक वार्निंग भेजना है कि फायर अलर्ट। ठीक है, लाइक दिस। तो क्या करेंगे, क्लास मेथड यूज करेंगे और वेरिएबल का नाम क्या है, वार्निंग। और आप यहाँ दे दोगे डेंजर फायर अलर्ट। ठीक है, या वो यही चीज क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई एम्बुलेंस, वो फायर ब्रिगेड वालों का नंबर डाल के इंटर करते हैं, सीधे कॉल उनको चला जाएगा, लाइक दिस। अब यहाँ डेंजर फायर अलर्ट हो गया, ठीक है रन करो। और इसके बाद आप सीधे क्लास नेम के साथ कॉल कर लो क्लास मेथड को। और अब आप देखोगे P1 में वार्निंग और P2 में वार्निंग, दोनों में ही आ गया होगा डेंजर फायर अलर्ट, फायर अलर्ट, फायर अलर्ट, सभी को इन्फॉर्मेशन पहुंच गया तुरंत। तो आप एक क्लास की हेल्प से सब जगह इन्फॉर्मेशन भेज सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपके पूछा क्या गया है, क्या करवाना चाहता है आपसे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं। कुछ ऐसा अगर कहता है कि वो सब में चेंज हो जाए, तो तुरंत ध्यान आना चाहिए ऐसा हमारा क्लास मेथड ही कर सकता है। ठीक है, सिर्फ कहे कि इंस्टेंस मेथड में चेंज हो, ठीक है, जो प्रॉपर्टी आप देना चाहते हो वो किसी ऑब्जेक्ट में ही चेंज हो, किसी दूसरे में नहीं, इसका मतलब इंस्टेंस मेथड लिखने की जरूरत है। और जो लोग स्किल असेसमेंट टेस्ट दिए हैं लिंक्डइन पे, देखो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। यू हैव टू ऑब्जेक्ट्स एंड सम क्लासेस, आप कुछ प्रॉपर्टी दे रहे हो तो वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को जाएगा या पूरे सारे ऑब्जेक्ट्स को जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस थे ना वहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फिलहाल अभी हम इसे यहीं पर रोकेंगे। इसके आगे से कल हमारा स्टार्ट हो जाएगा इसमें इनहेरिटेंस, important topic. Inheritance, single inheritance, multiple inheritance, multi-level, hierarchical and hybrid. 5 types of inheritance are there, where we will learn them one by one. Okay, तो very important topic जो कल डिस्कस करेंगे। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं इसे। ओके फाइन, टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।